स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। इन दिनों लगातार हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन महामारी के बारे में, ताकि आप इसके प्रति जागरूक बने और सचेत रहें। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में। डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो हम सिंपल समझते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ खून में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है और हम अगर जितना कम चीनी खाएंगे और चावल कम खाएंगे तो हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये सोचना हमारा बहुत ही गलत है और हम इस बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं कि हाँ, डायबिटीज़ जो है वो ख़तरनाक रूप धारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम WHO की एक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो लगभग 40 लाख व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ से ही प्रतिवर्ष डायबिटीज़ से 40 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को WHO के द्वारा विश्व डायबिटीज़ दिवस के रूप में, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में भी हम डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप इस बीमारी के बारे में जानें और इससे अपने आप का बचाव कर सकें। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है डायबिटीज़ एवं थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष को। डॉक्टर आशुतोष, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ को हम समझे कैसे। अगर मधुमेह हम कहते हैं कि मधुमेह है, तो मधुमेह क्या है, ये बीमारी क्या है? देखिए, डायबिटीज़ तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कॉमन हो गया है। लोगों का ऐसा रहन सहन, जीवन शैली, उन लोगों का दिनचर्या ऐसा है कि उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन लोगों के बीच में मतलब घर कर गया है, बहुत ही कॉमन लोगों के बीच में आ पहुंचा है। पहले लोग फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से करते थे, तो वो उनका जो भी शुगर लेवल एक अच्छी तरह से मेंटेन हुआ रहता था। और फिजिकल एक्टिविटी अब लोगों में बहुत ही कम हो गया है। लोगों का दिनचर्या ऐसा हो गया है, जीवन शैली में ऐसा बदलाव हो गया है, लोगों के खान पान, लोगों के रहन सहन में ऐसा बदलाव होने की वजह से ही वो आज डायबिटीज़ के सफ़रर्स लोग ज़्यादा हैं। तो इसमें जो लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अपने को डायबिटीज़ से दूर कैसे रखें या डायबिटीज़ से अपने आप को कैसे बचाएं। उसके लिए उनको शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहने की ज़रूरत होती है। जीवन शैली में अपने में काफ़ी बदलाव रखना होता है। खान पान में उन सभी चीज़ों को कोशिश करना होता है अवॉइड करने के लिए, जिससे उनके ब्लड में रक्त में शर्करा की मात्रा नहीं बढ़े, ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़ने पाए। तो इन सब खान पान को यदि ध्यान में रखा जाए तो ब्लड में शर्करा की मात्रा, खून में जो शर्करा की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, वो बैलेंस्ड वे में रहने से, नॉर्मल रेंज में रहने से वो डायबिटीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने से परहेज करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डाइट का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। उसके एवज में, उसके बदले में प्रोटीन रिच डाइट लें। लोग आजकल जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है। जी। तो इन सब चीज़ों को खान पान में यदि ध्यान रखा जाए, संयमित खान पान यदि वो अपनाया जाए तो उस हद से उस डायबिटीज़ से अपने आप को रोक सकते हैं, डायबिटीज़ डेवलप होने से रोक सकते हैं। जी, जब डायबिटीज़ की बात होती है, मधुमेह की बात होती है, तो कहा जाता है कि यार चिंता की बात नहीं है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे बोला जाता है। तो उस कंडीशन में इंसुलिन शरीर में जो पैंक्रियाज होता है, वो पैंक्रियाज से ही इंसुलिन का सिक्रीशन होता है।
यदि वो पैंक्रियाज से इंसुलिन का मात्रा यदि सही मात्रा में सिक्रीट होता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन कर पाता है, नॉर्मल रख पाता है। जी। और यदि पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन यदि कम होता है या इनएप्रोप्रिएट होता है तो वो सुक्रोज ब्लड में शुगर की मात्रा को वो अच्छी तरह से नॉर्मल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल यदि बढ़ता है तो फिर वो प्री डायबिटीज रेंज, डायबिटिक रेंज, इस रेंज में मतलब वो ब्लड में शुगर की मात्रा आने लगती है। और यदि पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन किसी कारणवश नहीं हो रहा है, या तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से पैंक्रियाज के, या किसी मेडिसिन के इंटेक की वजह से भी पैंक्रियाज जो उसका इंसुलिन का सिक्रेशन का एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो यदि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है तो उसे सप्लीमेंट करने के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे कंडीशन में जो डायबिटीज होता है तो वो इंसुलिन लिए बगैर वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन के लिए वो टाइप 1 डायबिटीज वो उसे कहा जाता है। और यदि इंसुलिन का रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेक्रेट तो हो रहा है लेकिन एप्रोप्रिएट मात्रा में यदि सेक्रेट नहीं हो रहा है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उस वजह से जो शुगर लेवल बढ़ता है तो टाइप 2 डायबिटीज के रेंज में आता है, टाइप 2 डायबिटीज कहलाता है। तो जो सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही कॉमन है। 90 to 95% जो डायबिटीज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। और इसमें जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बड़ा रोल होता है। जी 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 जी। जब कहा जाता है कि उनका डायबिटीज, उनका शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, बढ़ गया है, तो इसको जांच करने का क्या कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए, ऐसे ब्लड शुगर जो फास्टिंग में कराया जाता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो कराया जाता है, तो ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी करा करके देखा जाता है। यदि नॉर्मल रेंज में शुगर लेवल है तो वो नॉन डायबिटिक कहलाते हैं। यदि शुगर लेवल 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में है फास्टिंग में, तो ये नॉर्मल रेंज होता है। और यदि इस लेवल से यदि शुगर लेवल जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसी हिसाब से शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होने पे वो डायबिटिक कहलाते हैं। और उस कंडीशन में फास्टिंग पीपी, फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है। इवन जो लोग लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो उनके लिए ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, जिसे HbA1c कहते हैं, जो कि पिछले 90 दिनों का ब्लड शुगर का कंट्रोल का स्टेटस बताता है। तो उस जांच के द्वारा भी हम लोग पिछले 90 दिन का शुगर का लेवल कैसा रहा है ये समझ पाते हैं। और ये सभी टेस्ट के द्वारा हम लोग शुगर का असेसमेंट करते हैं। हाँ, शुगर लेवल कितना है, तो इसके कंट्रोल के लिए मेडिसिन चलाया जाता है। ये बात हो गई शुगर क्या है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। जी हाँ, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, इसके बारे में बात हो गई। अब इनके लक्षणों के बारे में बात कर ले। अगर हमको लगे कौन कौन सा लक्षण नज़र आए कि हम समझे कि हाँ मुझे शुगर की बीमारी हो रही है, मधुमेह की बीमारी हो रही है? देखिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है और वो डायबिटिक रेंज में है, फिर भी उस व्यक्ति को ये एहसास नहीं हो पाता है कि मुझे शुगर की बीमारी है या मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और ऐसा मतलब तकरीबन सालों तक हो सकता है कि वो उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहा है और उन्हें एहसास भी नहीं हो पाया कि हम डायबिटिक रेंज में आ गए हैं और मुझे डायबिटीज़ हो गई है। और ऐसे जब इस्टेब्लिश डायबिटीज़ हो जाता है, लोगों को जब डायबिटीज़ हो जाता है और उस कंडीशन में अत्यधिक पेशाब लगना, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक थकान महसूस होना, वज़न कम होना, घबराहट, बेचैनी, ये सब इस तरह की थकान, जब ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं तो यदि फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या मतलब अपने सराउंडिंग में इस चीज़ को यदि चर्चा करते हैं कि मुझे इस तरह का फील होता है, तो आइदर डॉक्टर के द्वारा या लोगों के द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है कि हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है आप मधुमेह के शिकार हो गए हों और उस कंडीशन में आपको मधुमेह का जांच कराना चाहिए।
तो जी, ये स्क्रीनिंग कराया जी। जाता है। यानी कुछ लक्षण नज़र आए, जैसे कि बार बार पेशाब लग रहा है, गला सूख रहा है, बेचैनी हाँ, हो रही बेचैनी हो, हो रही है, थकान हो रही है, थकान ज़्यादा कमजोरी हो लग रही रही हो, है, तो हमें सचेत हो जाना सचेत हो जाना चाहिए कि चाहिए। हो सकता है ये मधुमेह का लक्षण लक्षण है। है। यहाँ पर कहाँ कितने से कितने लेवल तक जाना चाहिए कि हम समझे कि हाँ डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में है, और ये जो है बॉर्डर लाइन है, और ये जो है ये हाई रिस्क एरिया लेवल में। पर है। ये ऐसे यदि कोई भी व्यक्ति फास्टिंग में यदि शुगर लेवल चेक कराते जी। हैं, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो यदि 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में उनका फास्टिंग रेंज रहता है तो वो नॉर्मल है। जी। और यदि इससे यदि 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक यदि फास्टिंग आता है तो वैसे लोग प्री डायबिटिक रेंज में माने जाते हैं। जी। और यदि खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि ब्लड शुगर लेवल का जांच कराया जाए और वो यदि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर रहता है तो वो नॉन डायबिटिक रेंज में रहते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल माना जाता है। और जैसे ही यदि 140 से जितना ज़्यादा लेवल ऊपर बढ़ा हुआ रहेगा उतना ही मतलब ज़्यादा उनका हाई शुगर लेवल माना जाता है, और उस कंडीशन में उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और अपने ब्लड शुगर लेवल को लेकर के सतर्क होकर आइदर उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, वो प्रॉपर मेंटेन करने के लिए खान पान में परहेज करने की ज़रूरत होती है, या फिर चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत होती है, या फिर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। जी। तो सचेत हो जाना चाहिए। जी, अभी हम बात कर रहे थे लक्षणों की। अभी देखा जाता है, वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं उनमें भी ये डायबिटीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है? ऐसे डायबिटीज़ तो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल्स होते हैं। इसमें डायबिटीज़ होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन कारण है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, या तनाव की वजह से ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना। लोगों में आजकल प्रतिस्पर्धा है अपने कैरियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। लोग मतलब प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, दौड़ते हैं, मतलब दौड़ में, अपने कैरियर की दौड़ में। तो उनका एक टारगेट होता है कि नहीं हमें वहाँ तक पहुँचना है, और वो उस टारगेट लेवल तक वो अचीव करने के लिए वो अपना सारा सामर्थ्य लगाते हैं, और उसमें उन्हें बहुत सारे उस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव आता है उनके जीवन में। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो तनाव आता है उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है, वो उसकी वजह से भी वो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और वो अनजाने में या मतलब वो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं या मधुमेह से ग्रसित होते हैं। तो दिनचर्या में यदि देखा जाए कि मतलब हम तनाव को कितना कम से कम अपने पास फटकने दें, तो वो अपने आप को मधुमेह से या शुगर के लेवल से अपने आप को दूर रख सकते हैं। जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को प्रीफर करना चाहिए। अपने आसपास के सराउंडिंग में बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल में अपने आप को रखना चाहिए, ताकि उन्हें कम से कम स्ट्रेस हो, कम से कम तनाव हो, और वो इस मधुमेह से अपने आप को फ्री रख पाएँ। जी, हर बीमारी के कारणों में अगर ढूंढा जाए तो एक सबसे प्रमुख कारण बोला जाता है तनाव। लेकिन और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि तनाव से दूर रहें, लेकिन ये तनाव हमारा पीछा छोड़ते नहीं है। हम सभी एक ना एक तनाव में जी ही रहे हैं। तो इसलिए इस कारण को छोड़ दें। तनाव के अलावा और कौन कौन से कारण हैं जो मधुमेह के लिए उत्तरदायी होते हैं? मेन ऐसे जो लोगों का शारीरिक सक्रियता देखा जाए तो अब बहुत ही कम हो गया है। लोग मतलब पैदल चलने के लिए लोगों को स्पेशली प्लान करना पड़ता है। लोग कहीं भी जाना होता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर से ही मतलब जाना प्रीफर करते हैं, और उनका पैदल चलना बहुत ही लिमिटेड हो गया है। तो यदि शारीरिक रूप से यदि सक्रिय रहें, कम से कम ऐसे बोला जाता है कि जो लोग डायबिटिक हैं वो उन्हें सप्ताह में 150 मिनट प्रति औसतन 150 मिनट वॉक करना चाहिए। यदि देखा जाए तो 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से कम 5 दिन भी यदि वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वॉक करते हैं, दौड़ करते हैं, व्यायाम करते हैं,
तो वो उससे उनका एक जो शारीरिक जो सक्रियता है वो बना रहेगा और वो उन्हें काफ़ी हद तक शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो शारीरिक सक्रियता बहुत ज़रूरी है। पैदल चलना, व्यायाम करना, दौड़ना धूपना, दौड़ना और मतलब साइकिलिंग, ये सब जी किया जा सकता है। फिर किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो वो करना चाहिए और इन सभी चीज़ों को अपनाने से वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे और तनाव रहित जीवन जीना पसंद करेंगे, तो उनका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रेंज में रहेगा। तनाव हो गया, शारीरिक क्रियाओं का कम होना भी जो है वो मधुमेह के लिए इवन उत्तरदायी है, हम जान गए। क्या जेनेटिक भी होती है, आनुवंशिक होती है डायबिटीज? अगर पीढ़ी आपके पापा के घर में या उन दादाजी के घर में किसी को है तो ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है? देखिए, इसमें दो संभावना होती है। एक तो आनुवंशिकता भी होती है जी। और मतलब प्लस एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वो उसमें ऐड ऑन करता है। जी। तो यदि किन्हीं के माता पिता को यदि शुगर है, यदि पिताजी को उनके पिता को यदि शुगर है, तो वो संभावना होती है कि उनके बच्चों में 40% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके बच्चों में शुगर लेवल बढ़ा रहे या डायबिटिक वो हो। और यदि माता पिता दोनों को यदि डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उनके बच्चों में 70% ज़्यादा तक चांसेज होता है कि उनके बच्चों में मधुमेह का डेवलपमेंट हो, डेवलप हो। तो और आनुवंशिकता भी मैटर करता है। जो टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं, आनुवंशिकता प्लस जो फेमिलियल जो बैकग्राउंड होता है उससे इन्फ्लुएंस होता है और वैसे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए, उसकी वजह से भी यदि उनका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फिजिकली वो इनएक्टिव हैं, मोटापा है, यदि उनका बॉडी तो ज़्यादा हेल्दी है, तो उनके अपने शरीर का जो इंसुलिन होता है वो भी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है और वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो वज़न ज़्यादा होना भी वो कहीं ना कहीं डायबिटीज कराने में वो उसका रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। तो इन सब चीज़ों को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी यदि ध्यान दिया जाए तो मधुमेह से अपने आप को बचाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, अभी तक हम बात कर रहे थे मधुमेह की यानी डायबिटीज़ की। अब थोड़ा सा बात कर लें थायराइड की। थायराइड क्या है? थायराइड हमारे शरीर में गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है जो कि वो हार्मोन्स सिक्रीट करता है। थायराइड हार्मोन्स की वजह से बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम्स रेगुलेट होते हैं और यदि वो प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को वो प्रॉपर वे में काम करने में मदद करता है, उसको कंट्रोल करने में रेगुलेट करता है। और यदि थायराइड हार्मोन का किसी तरह से इम्बैलेंस होता है या उसमें डिजॉर्डर्स डेवलप करते हैं, तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होना और ज़्यादा होना, तो ये अंडर एक्टिव थायराइड कहलाता है जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। और जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, दैट इज़ ओवर एक्टिव थायराइड, तो उस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों जो कॉमन दो डिजॉर्डर है थायराइड का, उसमें हाइपोथायराइडिज्म उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होते हैं। तो थायराइड हार्मोन के इरेगुलरिटी की वजह से जो डिजॉर्डर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट कंडीशंस में लाइक हाइपोथायराइडिज्म में और हाइपरथायराइडिज्म में अलग अलग लक्षण परिलक्षित करते हैं। तो उस हिसाब से फिर फर्दर, अब जैसे किन्हीं को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड में स्वेलिंग हो सकता है, थायराइड जो नेक में स्वेलिंग होता है, उनका वजन अनएक्सपेक्टेड मतलब वो तरीके से बढ़ने लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, भूख ज़्यादा लगती है। तो ये सब जब सिम्टम्स आने लगे तो उन्हें अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिल करके वो थायराइड से रिलेटेड जांच करानी चाहिए, जिसमें कि T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और TSH हार्मोन का असेसमेंट किया जाता है, स्क्रीनिंग कराया जाता है। और जिस लेवल पे यदि TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है, T3 T4 का लेवल नॉर्मल होता है,
तो उस कंडीशन में फिर वो हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन को फुलफिल करता है, और वो हाइपोथायराइडिज्म का वो पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है उसके आधार पे फिर डॉक्टर रिपोर्ट के साथ देख करके फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, थायराइड की क्या गर्भावस्था गर्भवती महिलाओं को अफेक्टेड कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी वो कंट्रोल करता है, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बॉडी के मैक्सिमम सिस्टम को वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और उसमें जब गड़बड़ी होती है तो डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करता है, लक्षण उभरते हैं। तो यदि खास करके प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी का जो एक मेंटेनेंस है वो प्रॉपर अमाउंट में T3, T4, TSH का सिक्रीशन यदि वो इनएप्रोप्रिएट होता है तो उससे प्रेगनेंसी पे खतरा होने की संभावना होती है। तो उस कंडीशन में जो लोग भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो वो पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से थायराइड को लेकर के एक चिकित्सकीय सलाह ले लें कि ताकि उनका स्क्रीनिंग हो जाए कि T3, T4, TSH कैसा है उनका लेवल, ताकि उनको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और प्रेगनेंसी उनका अच्छी तरह से सेफ रहे। क्या थायराइड के चलते बार बार गर्भपात हो सकता है? बिल्कुल, ये ऐसा होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन, और जो एबॉर्शन होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, यदि TSH का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना या प्रेगनेंसी को सेफ रखना मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस कंडीशन में यदि थायराइड का एबनॉर्मलिटी है, थायराइड का हार्मोन का लेवल में उतार चढ़ाव है, तो उसे तुरंत चेक करा करके, स्क्रीनिंग करा करके उस थायराइड हार्मोन को लेवल को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है, ताकि वो प्रेगनेंसी सेफ रहे और आने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो एबॉर्शन होने से बच जाए प्रेगनेंसी। जी जी जी, यानी हमेशा ज़रूरी है कि एहतियात बरता जाए। एहतियात बरत के हम बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं, परेशानियों को दूर रख सकते हैं। अभी हम सभी पोस्ट कोविड का जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स झेल रहे हैं, उसमें देखा जाता है कि कई बार जो कोरोना से गुजर चुके हैं उनमें पहले नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद से मधुमेह देखा जा रहा है, और कुछ जो मधुमेह के मरीज़ थे उनको कोरोना हुआ, उसके बाद भी कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो लोग कोविड डिजीज़ से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर कर चुके हैं, तो उन लोगों में भी कुछ जो शारीरिक परेशानियां होती हैं, जैसे थकान होना, बदन दर्द होना, कमजोरी लगना, ये मतलब काफ़ी रिकवरी होने के महीनों दिन बाद तक भी कमजोरी लोगों का कंप्लेन रहता है। डिजनेस होना, गले में सोरनेस या गले में खांसी जो होती है, गले में खुसखुसाहट जो होता है, खांसी होती है, इवन मतलब नर्वसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो होता है। तो रिकवर करने के बाद ये सब जो लक्षण कुछ लंबे समय तक, तकरीबन सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीनों तक जो परसिस्ट कर रहे होते हैं, इन सारे सिम्टम्स को जो बोला जाता है ये लॉन्ग कोविड कहलाते हैं। आफ्टर रिकवरी ऑफ कोविड जो ये सब लक्षण परसिस्ट करते हैं, इन्हें लॉन्ग कोविड के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पे जो मतलब कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो प्रभाव होता है, उसकी वजह से शारीरिक थकान लगना, बदन दर्द होना, ब्रेथलेसनेस भी लोगों को होता है, कमजोरी लगती है, भूख कम लगता है, डिप्रेशन होता है और नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सब होता है। तो इन सभी डॉक्टर आशुतोष, हम चलते चलते जानना चाहेंगे कि इन सारी बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचा कर रख सके, उसका अपनी जीवन शैली को कैसे सुचारू रख सके, उसका एक टिप दे दें आप हमें। जीवन शैली को संयमित करने के लिए आप शारीरिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहने का कोशिश करें, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। योगा, मेडिटेशन से भी आप अपने आप को तनाव से काफ़ी दूर रख सकते हैं। खान पान में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को आप कट शॉर्ट करें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड लें
और प्रोटीन रिच डाइट लेने का कोशिश करें, कार्बोहाइड्रेट डाइट को ऐसे कम हम लेने अपने का आप को कोशिश स्वस्थ रख सकते हैं और कई बीमारियों से बचा सकते बचा हैं। सकते डॉक्टर हैं। आशुतोष, आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। जहर।